जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। तो कैसे हो आप सब मस्त हैं, सब बढ़िया। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके जीके और जीएस से संबंधित टॉपिक पे, धर्म पे। धर्म तो हो गया था, सॉरी सभ्यता पे। किस पे? सभ्यता। ठीक, आपके जीके और जीएस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या कि सभ्यताओं से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, धर्म से बनते हैं और आपके शासकों या वंशों से बनते हैं। ठीक, तो आपके सभ्यताओं से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करने वाले थे किस पे? सभ्यता पे। तो ये भी हिस्ट्री का एक मतलब एक अच्छा या फिर एक महत्वपूर्ण या फिर एक योगदान देने वाला एक अलग टॉपिक है। कौन सा? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का मतलब कि देखो, सभ्यताएं दो तरह की होती है हमारी, एक वैदिक सभ्यता और एक सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता अलग थी और वैदिक सभ्यता अलग थी। पहले वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो फटाफट बिना किसी देरी के हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्या था? वैदिक सभ्यता। तो हम आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता। देखो, एसएससी एमटीएस का भी पेपर होने वाला है। ठीक, जीडी सीजीएल और सीजीएल से जो जीकेजीएस से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये वीडियो हमारा देखना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो के नीचे लाइक का है, उस पर लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक, हमारे वीडियो को लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और लाइक के नीचे लिखा होगा स्माइल पॉइंट कोचिंग, और स्माइल पॉइंट कोचिंग में साइड में लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा। ठीक, तो अगर आप लोग धर्म नहीं देखे हैं, 6-7 धर्म हैं और उन्हीं धर्मों पर हमारे कम से कम 15-16 वीडियो है। ठीक, 10-12 वीडियो है और प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। रिलीजियन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो सीधा बिना किसी देरी के हमने पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पॉइंट आज का क्या है? पॉइंट का टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा? इसका पहला पॉइंट है ठीक कि वैदिक सभ्यता जो हमारा था ये 2 पार्टों में बटा हुआ था। कितने? 2 पार्टों में बटा हुआ था। पहला 2 पार्ट। कौन से? 2 पार्ट या कहो या भाग कहो। ठीक, 2 भागों में बटा हुआ था। कौन सा? एक था हमारा ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। ठीक, और दूसरा हमारा था, देखो, ऋग्वैदिक। इनके हम टाइम भी बताएंगे कि टाइमिंग क्या थी, मतलब ये कितने से कितने वर्षों तक चले थे। तो हमारा दूसरा था उत्तर वैदिक काल। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसकी टाइमिंग क्या थी? लगभग ये जो था हमारा 1500 से 1000। अब बोलोगे सर जी उल्टा कैसे? ठीक, देखो, ईसा पूर्व लिख रहे हैं सीधे। ईसा पूर्व का मतलब जब हमारे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। ठीक, ये ईसाई धर्म के एक तरह से भगवान माने जाते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रमुख थे। ठीक, इनके जन्म से पहले कोई तारीख वारीख नहीं थी। जब ये पैदा हुए उसके बाद इन्होंने ही समय या तारीख को लागू किया था। तो इनके जन्म से पहले को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ठीक, तो 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक इनका था, लगभग 500 साल। ठीक, ऋग्वैदिक काल चला। उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 ईस्वी तक ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व मतलब 1600, मतलब ये लगभग 400 साल चला। ये 500 साल, ये 400 साल। तो पहला हमारा 2 भागों में वैदिक सभ्यता जो है हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। कितने? 2। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईस्वी तक था। ठीक, और हमारा दूसरा पॉइंट है कि
देखो दूसरा पॉइंट बताने से पहले हम तुमको कुछ नॉर्मल चीजें बताना चाहते हैं। कंपलसरी बातें क्या हैं? देखो वैदिक सभ्यता जो है हमारा किससे संबंधित है या किससे रिलेटिव है? हिंदुओं से ठीक। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? तो जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। क्या? हिंदू कहते हैं। ठीक, जैसे आज अष्टमी है चैत्र नवरात्र की, कल होगी रामनवमी, तो राम को मानने वाले, राम सनातन धर्म से आर्य समाज से थे। ठीक, तो हिंदू किन्हें कहते हैं? जो कि सनातन धर्म को मानते थे उन्हें हिंदू कहा जाता है। और सनातन धर्म क्या पहले से यहाँ था? इंडिया में नहीं था, नहीं था, कभी राम के जमाने में था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका पतन हो गया। फिर उसके बाद जो है आर्य लोग आए हमारे यहाँ और सनातन धर्म का विकास किया, और सनातन धर्म का विकास किया, धीरे धीरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग बढ़ने लगे, उन्हें ही हम लोग हिंदू कहने लगे। तो आर्य, ठीक, मेन जड़ क्या थी? आर्य। तो आर्य आए कहाँ से थे? ठीक, आर्य जब आए भारत में तो दो जगह पर थे, दो जगह पर से। जब आर्य आए तो भारत में सबसे पहले दो जगह पर से। भाई देखो 19 भारत कब बटा था? 1947 ईस्वी में। इसका विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ। इससे कई सारे देश निकले, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और श्रीलंका तो मान लो अलग है। ठीक, नेपाल इसी में था। तो ये कई सारे देशों में बढ़ गया, लेकिन 1947 से पहले ये एक ही में थे सारे। ठीक, तो जब आर्य आए, आर्य का आगमन हुआ, तो हमारा जो है ये सबसे आर्य आए तो भारत में दो जगह पर बसे। भारत में दो जगह, पहला कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब तो जानते हैं इस टाइम जो है, इस वक्त जो है पंजाब सिख धर्म का गढ़ है। गढ़ का मतलब सिख राज्य एक हिसाब से। ठीक, और जो हमारा पंजाब था सिख राज्य था, और दूसरा हमारा अफगानिस्तान। आकर कहाँ बसे थे? अफगानिस्तान में सबसे पहले आए, और पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में। देखो जब आए थे तब हिंदुओं का राज्य था। ठीक, हिंदुओं का मतलब क्या? सनातन धर्म को मानने वाले, मतलब जो आर्य लोग आए उनका गढ़ था अफगानिस्तान और पंजाब। लेकिन आज क्या है? आज के दौर में पंजाब जो है हमारा सिख राज्य है। सिख राज्य, सिख राज्य मतलब आधुनिक हुआ। ठीक, और अफगानिस्तान हमारा इस्लाम राज्य। इस्लाम राज्य इसे कहें मुस्लिम राज्य। ठीक, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान और पाकिस्तान जितने भी स्थान आखिरी में लगे उस इस्लाम धर्म के अधीन है। ठीक, तो पहले क्या था कि पंजाब और अफगानिस्तान में आकर आर्य बसे। आर्य भारत में कहाँ कहाँ बसे? पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक, लेकिन आज क्या है कि पंजाब हमारा सिख राज्य है और अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम राज्य है। और हिंदुस्तान को हम देखो भारत को हम अभी हिंदुस्तान नहीं घोषित करा पाए, क्योंकि यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। जबकि हमारे आज फेमस वो है कौन, एक प्रसिद्ध अभी जल्दी हाल फिलहाल में हुए हैं बागेश्वर धाम बाबा। ठीक, दूसरी बार हम आज उनका नाम ले रहे हैं, जो कि इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ठीक, तो अब बाकी तो योगी जी की इच्छा जो करें। तो आर्य, ठीक, आर्य तो कहाँ बसे? हमारे भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में दो जगह बसे। और माना जाता है कि आर्य कहाँ था? आर्यों का गढ़ या आर्यों का तबका पर सबसे ज्यादा तबका कहाँ था, कहाँ लोग रहते थे? तो माना जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया में बसे थे। आर्य मध्य एशिया में, ठीक, मध्य एशिया में निवास स्थान था। मूल स्थान है निवास स्थान। ठीक, मूल स्थान में मतलब देखो जब भारत आए तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो का वो कहाँ से आए? का मंगल ग्रह से आए थे? नहीं है। मंगल ग्रह से आए? नहीं आए थे, यहीं से तो आए थे। तो इनका पहले न पहले ये कहीं ना कहीं पहले रहते रहेंगे, तभी तो वहां से चलकर ये भारत पहुंचे। ठीक, इससे पहले कहाँ थे? तो इससे पहले हमारे जो मध्य एशिया था उसमें इनका मूल निवास स्थान था। तो एशिया देखो
महाद्वीप कितने थे? 7 महाद्वीप थे। एशिया, अफगानिस्तान, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 यूरोप है, जो 7 महाद्वीप है कुल मिलाकर। तो उसमें से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, तो भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। लंदन और अमेरिका वगैरह यूरोप महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया का जो मध्य भाग था, मध्य भाग, ठीक, एशिया लगभग कुल मिला के मान लो ये इतना बड़ा है एशिया, ठीक, ये इतना बड़ा, और ये जो बीच का पोर्शन था, यहाँ पर हमारे आर्य लोग रहते थे। कहाँ पर? एकदम बीच में आर्य लोग रहते थे। बोला जाए तो एक हिसाब से रूस, जानते हो, रूस भी हिंदू राष्ट्र है, सबसे ज्यादा वहाँ हिंदू पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो वहाँ पर आर्य लोग थे वहीं चलकर यहाँ आए होंगे, ठीक। तो वह एशिया जो आर्य था, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। और जो आर्य आए तो अपनी एक सभ्यता लेकर आए, सभ्यता लेकर आए, या फिर जो उन्होंने निर्मित सभ्यता, उनके द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाएगी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाएगी। ठीक, तो पूछ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का प्रचलन या वैदिक सभ्यता का निर्माण या वैदिक सभ्यता किसके द्वारा लाया गया था? तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा लाया गया था, जिनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया का मतलब क्या कि एशिया का मध्य भाग था, उसी में मूल निवास स्थान था। उसके बाद जब ये भारत आए तो ये सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर? पंजाब में और अफगानिस्तान में आकर बसे, ठीक। ये तो हो गया इनका मेन कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक। और ये है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता। ये जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण, और इनका जो आर्यों की मुख्य भाषा थी, आर्यों की मुख्य भाषा वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। हम संस्कृत को एक और भाषा भी कहते हैं, देव भाषा। देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को देव भाषा, जिसे संस्कृत कहते हैं। देव भाषा किस भाषा में, मतलब देव लोग कैसे बोलते थे? संस्कृत भाषा में। तथास्तु, अहम, तुम नमस्कारा, या फिर अहम गिवम शर्मा, अहम गिवम यू, वो इंग्लिश आती है तो छोड़ो। तो ये क्या था? देव भाषा थी, ठीक। तो ये हो गया कि देखो, अब यहाँ से क्लू कौन कौन से मिलते हैं कि जो आर्य आए तो हम लोग देखो, आज क्या बताया जाता है कि हिंदू किसको मानते? देवताओं को। और देव भाषा क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत पहले किसकी भाषा थी? इससे पहले हमारी थी उनकी, आर्य लोगों की, ठीक। तो आर्य लोगों को आर्य लोग जो है उन्हीं को हमको लोग हिंदू कहेंगे नहीं कहा जाता है, ठीक। ये इतना हो गया। इसके बाद आता है हमारा कि निर्मित सभ्यता, आर्य सभ्यता। इसके अगले पॉइंट है कि जैसे आज के वक्त में सबसे छोटी का हमारे यहाँ क्या होती है? वार्ड का मतलब गांव में 4-6 वार्ड होंगे, जिसमें 8 से 10 घर होंगे, ठीक। वार्ड के बाद एक गांव के बाद बीडीसी वाला, जिसमें 2.5 गांव आते हैं, फिर डीडी जिसमें जिला पंचायत आता है, फिर हमारा विधायकी का हो गया, फिर हमारा सांसदी, फिर मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति, ठीक। इतने सारे होते हैं। ये तो हो गया ब्रिटिश के अनुसार हमारे देश का प्रशासनिक व्यवस्था। किसके अकॉर्डिंग? ब्रिटिश के अकॉर्डिंग प्रशासनिक व्यवस्था हमारे की। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं वैदिक सभ्यता, ठीक। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार जो हमारी 4 प्रशासनिक समूहों में बटा हुआ था। कितने? 5 भागों में बटा हुआ था। कितने? 5 भागों में, 5 भागों में प्रशासनिक व्यवस्था बटी हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक। पहली कौन सी थी? पहला था हमारा कुल, ठीक। दूसरा था हमारा ग्रामीण। तीसरा था हमारा
विष, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। ठीक, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? 5 भागों में। ठीक, 5 भागों में पहला भाग कुल था, दूसरा ग्रामीण, विष, जन, राष्ट्र। तो हमारे 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट, अब ये तो हो गया। अब इनका मुखिया कौन कौन होता है? कुल को बाद में ले जाएंगे, पहले ग्रामीण देखो। ग्रामीण का मुखिया ग्रामीणी, ठीक, हुआ करता था। ग्रामीण का मुखिया कौन था? ग्रामीणी था। और विष का प्रधान विषपति था। विष का प्रधान विषपति। ग्रामीण का प्रधान ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपत, और जन के शासक क्या कहलाए? राजन। जन के शासक क्या कहलाए? राजन। और राष्ट्र का जानते हो, एक राजा होता था, उसे राष्ट्र के कौन थे? शासक राजा थे। तो पहला ग्रामीण, ग्रामीण के शासक कौन थे? ग्रामीणी। विष का प्रधान कौन था? विषपत। जन के शासक कौन थे? राजन कहलाए। ठीक, ये हो गए हमारे इतने। अगला हमारा आता है कि देखो 5 दिशाएं थी, कौन कौन सी? 5 का है, 4 दिशाएं थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनको वैदिक काल में क्या कहते थे? और इनके जो राजा होते थे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक, तो हमारा पहला पूर्व होता था, इसे प्राची कहते थे। इसे प्राची कहा जाता था, पूर्व। और वैदिक काल में इसे प्राची कहते थे, और इसके राजा को हम लोग सम्राट कहते थे। ठीक, दूसरा हमारा होता है पश्चिम। ठीक, पश्चिम को हम लोग प्रतीचिक नाम से जानते हैं। इसके प्रतीची के नाम से। इसके राजा को हम लोग क्या कहते थे? स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र। ठीक, पूर्व को क्या कहते थे वैदिक काल में? प्राची। और इसके राजा सम्राट, पश्चिम, प्रतीची, स्वराष्ट्र। ठीक, इसके बाद हमारा आता है उत्तर। उत्तर को हम लोग उदीची के नाम से जानते थे। उदीची को हम लोग, उदीची के राजा, देखो, पश्चिम को प्रतीची नाम से इसके राजा स्वराष्ट्र थे, उत्तर को उदीची के नाम से, किससे? उदीची के नाम से जानते थे। इसके राजा विराट, इसके राजा को विराट कहते थे। आज के विराट कोहली नहीं, वो तो मैच के राजा हैं, क्रिकेट के। आज उदीची और उत्तर के राजा को क्या कहते थे? विराट कहते थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, दक्षिण और मध्य, इनका कोई वैदिक नाम नहीं था। दक्षिण और मध्य, इनका कोई वैदिक नाम नहीं था। इनको यहां पर लिख देते हैं, दक्षिण, मध्य, इनका कोई वैदिक नाम नहीं था। लेकिन इनके जो राजा थे उनको हम लोग क्या कहते थे? दक्षिण के राजा को भोज, ठीक, और मध्य के राजा को हम लोग क्या? राजा ही कहते थे। मध्य के राजा को राजा कहा जाता था, दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट कहते थे और इसका वैदिक नाम था प्राची, और पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र कहते थे और इसका वैदिक नाम था प्रतीची, उत्तर के राजा को विराट कहते थे, इसका नाम था उदीची। ठीक, तो ये हो गया कि 5 भागों में था कुल ग्रामीण, विष, जन, राष्ट्र, ये पूछते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, उसके बाद जो हमारा आगे का कार्य था। आगे का कार्यभार हमारा क्या था कि राज्याधिकारियों में हमारे पुरोहित, सेनानी प्रमुख, सेनानी,
पुरोहित और सेनानी का मतलब पुरोहित वो होते थे जो राजा के जो पुण्य काम का मतलब क्या, हवन करवाते थे, पूजा पाठ से संबंधित कोई काम। जो पंडित लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग, उन्हें ही पुरोहित कहते थे। और सेनानी जो लोग सेना का निर्देशन करते थे या सैनिकों का निर्देशन करते थे, गाइडलाइन करते थे, उन्हें सेनानी कहा जाता था। तो राज्य अधिकारियों को पुरोहित और सेनानी प्रमुख, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है कि सूत रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, कम्मादि और रथकारी, ठीक, सूद, कम्मादि और रथकारी, रथकार या रथकारी, ये इनको रत्नी कहते थे, इन्हें रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी, ठीक। और राजा को मिलाकर इनके टोटल कितने भाग थे? 12 ठीक। सूद, कम्मादि, रथकारी को रत्नी कहा जाता था। राजा मिलाकर 12 भाग थे। ये तो हो गए 4, 8 भाग और ऐसे थे, ठीक, 8 भाग और ऐसे थे जिनको मिलाकर इनके सहित लगभग 12 भाग थे, ठीक। और 12 में से 4 तो बता दिए और 8 और थे जिन्हें मिलाकर लगभग 12 भाग थे, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद था कि इनके में थे कुछ विभाग और विभाग से संबंधित अधिकारी थे, ठीक। कौन कौन से थे उन्हीं को देखते हैं। पहले हमारे थे पुरब। कौन थे? पुरब। देखो पुरब कौन थे? दुर्गपति। अब ये दुर्गपति क्या होता है? दुर्ग मतलब जानते हो? एक किला, राजाओं का महल अलग था, ठीक। और उनका एक बड़ा सा राष्ट्र हुआ करता था, बड़ा सा एक क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर 4 से 6 दुर्ग या किले हुआ करते थे, जहाँ पर उनके प्रमुख लोग बैठकर या अधिकारी लोग बैठकर, सेनापति लोग बैठकर पूरे अपने क्षेत्र का निर्देशन या फिर देखभाल किया करते थे। तो जो दुर्ग पर बैठते दुर्गपति, उन्हें क्या कहा जाता था? पुरब, ठीक। वो दुर्गपति बैठकर पूरे क्षेत्र का अवलोकन करते थे। पुरब हो गया। दूसरा हमारा था स्पस। स्पस क्या था? स्पस एक प्रकार का गुप्तचर हुआ करते थे। स्पस एक प्रकार का गुप्तचरों की एक समूह या इकाई थी, जिसमें कि वो लोग जनता की गतिविधियों को ध्यान दिया करते थे कि जनता आजकल क्या कर रही है, राजा के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं कर रही, हमारे लोगों के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं कर रही, हमारा स्तंभ तो नहीं गिराने वाले का। तो स्पस जो थी एक प्रकार की जनता की गतिविधियों को ध्यान देने वाली गुप्तचर थी, जनता की गतिविधियों को ध्यान देने वाले गुप्तचर, गतिविधियों को ध्यान देने वाले गुप्तचर थे, गुप्तचर, ठीक। पुरब हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक। ये हो गया। उसके बाद थे हमारे वाजपति। अब वाजपति कौन थे? ये थे हमारे अधिकारी थे, प्रकार के। क्या थे? अधिकारी। इनका काम क्या था? देखो, इनका मेन काम था कि गोचर भूमि, गोचर का जहाँ पर गायों का या फिर गाय भैंसे जाकर, बकरी जाकर चरते थे, उस भूमि की निगरानी करना इनका प्रमुख काम था। गोचर भूमि के अधिकारी कहे के गोचर भूमि की। वाजपति को क्या कहते थे? गोचर भूमि के अधिकारी। और उग्र हुआ करते थे, उग्र। अब उग्र कौन थे? सबसे मेन काम इन्हीं का था। इनका काम था अपराधियों को पकड़ना। क्या? अपराधियों को पकड़ना, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हम आता, जल्दी जल्दी निपटाते जाए। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट कि राजा को सलाह कौन देते थे। उस वक्त राजा को सलाह देने वाले 2 संस्थाएं थी। कौन? सभा और समिति। सभा, समिति। सभा और समिति का कार्य था राजा को सलाह देना, ठीक।
राजा को सलाह देने का काम सभा और समिति करते थे। सभा कौन था? श्रेष्ठ लोग थे, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग थे, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की इकाई। ठीक, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग थे। श्रेष्ठ का मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे उस वक्त समुदाय में, उन्हें उनकी जो इकाई थी, उनका जो टुकड़ी थी, वो क्या थे? सभा थे। और समिति क्या होती थी? कम पढ़े लिखे लोग, या फिर जनता का समुदाय। ठीक है, ये थी समिति। तो इन दोनों का काम क्या था? राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। कौन? हमारे सभा और समिति। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। ईशान क्या कहते थे? अध्यक्ष। सभा और समिति के अध्यक्ष, सभा और समिति के अध्यक्ष कौन थे? ईशान कहते थे। ठीक, सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसमें क्या होता था? नारियां भाग ले सकती थी। नारियां भाग काहे के लिए ले सकती थी? देखो, युद्ध में भी नारियां भाग ले सकती थी। काहे में? जैसे कोई कंपटीशन हुआ पढ़ाई लिखाई वाला, जैसे पढ़ाई लिखाई मतलब कोई बातचीत का कंपटीशन हुआ कि क्वेश्चन करने वाला का, तो उसमें भी ये लोग भाग ले सकती थी। नारियां युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। ठीक, और इसका अगला पॉइंट क्या है? यहाँ छोड़ो, अब बात करते हैं कि हमारा कैसा था वैदिक। जो हमारा था वैदिक का कुल 5 प्रशासनिक समूहों में बैठा था। कुल जो था पित्त प्रधान समाज, पित्त प्रधान समाज था। वैदिक हमारा पित्त प्रधान समाज था। कुल का मुखिया कौन था? पिता हुआ करते थे। मुखिया पिता थे। कौन थे? पिता। कुल क्या होता है? देखो, कुल होता है, कुल खानदान कहते नहीं, तो कुल एक परिवार होता था। परिवार का मुखिया कौन होते थे? पिता होते थे। और हमारा जो वैदिक समाज था पितृ प्रधान समाज था। कौन सा? पितृ प्रधान समाज हुआ करता था। इसमें जो है 5 समूहों में बांटा। इस समाज को 5 समूहों में बांटा गया था। कितने? 5 समूहों में बांटा गया था। तो जय हिंद दोस्तों, यहाँ से अपना वीडियो समाप्त करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। उसके अगले वीडियो में तीसरा, 3 पार्टों में लगभग हम वैदिक सभ्यता को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे, और SSC MTS वगैरह को क्रैक करने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।